नमस्कार मित्रों, राम राम, जय गौ माता। मित्रों, अभी आप देखिए, हो सकता है पिछले कुछ वीडियोज़ में आप देखा होगा इन खेतों को। 5 दिन पहले ये अलग थे और आज अगर आप देखेंगे तो दूर-दूर तक आपको ये एकदम रेड कलर के, मिट्टी के कलर के ही नज़र आएँगे। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए आप, दूर-दूर तक। कहीं पर भी आप एक आध खेत बीच में आपको लगेगा, लेकिन हर कहीं देखेंगे आप तो इन खेतों को गहरी जुताई करके छोड़ दिया गया है। अब मैं आपको कि हम कितनी जो गोवंश है, हमारा गोधन है, उसको वास्तव में गौ माता मानते हैं या क्या करते हैं, हमारी कथनी करनी में हमारा कितना दोगलापन है, हमारा हिपोक्रेसी है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। मित्रों, अभी 3 वर्ष पहले जो क्षेत्र था, लगभग 300 बीघा से ज़्यादा भूमि है ये, और इसकी तारबंदी है। एक मैं और एक और है मेरे सहयोगी, उनके नेतृत्व में ये करवाई गई थी। सबसे पैसा इकट्ठा करके हमने करवाई थी। लेकिन कई बार मुझे ये लगता है कि ये पाप मैंने क्यों किया? क्योंकि ये मेरा कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा दर्द है। हालाँकि समझते सब है, लेकिन कोई समझना चाहता नहीं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हालाँकि मेरा कोई वो नहीं है कि किसी के सेंटिमेंट हर्ट करूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अ, ये जो पीछे खेत देख रहे हैं ना आप, इसमें 100% हिंदू कम्युनिटी के, हमारी कम्युनिटी के खेत है। तो अब आप देखिए हम कितनी गौ माता मानते हैं और कितना उसका रेस्पेक्ट करते हैं। मित्रों की आजकल क्या है कि हर जगह पे आप देखेंगे तो सूना गोधन भी है, जो बछड़े हैं, नर बछड़े होते हैं मोस्टली, उनको क्या है कि सूना छोड़ दिया जाता है। तो उनके लिए क्या है कि कम से कम ये अगर खेत वैसे के वैसे, अगर इनकी गहरी जुताई नहीं की जाए, वैसे छोड़ दिए जाए रेस्ट ऑफ द ईयर, तो उनके लिए खाने के लिए उचित व्यवस्था हो सकती है। क्योंकि मित्रों, जो मेरे क्षेत्र में है वो भूजल है उतना है नहीं। हमारे इधर 600 फीट गहरे ट्यूबवेल्स है, तो उसमें भी पानी की क्वालिटी आप समझ सकते हैं कितनी खराब होगी, और उस पानी से फिर सिंचाई नहीं की जा सकती। अगर सिंचाई करेंगे तो एक बार हो सकता है थोड़ी बहुत फसल ले ले, लेकिन अगले कई वर्षों तक कुछ होगा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने प्रयास नहीं किया, बहुत प्रयास किया है, बहुत पैसे वाले हैं, उन्होंने सोचा जमीन में छेद करके पानी निकाल ले, सब कुछ हम अपने मर्जी मुताबिक कर लेंगे, लेकिन वो असफल रहे। तो ये क्या है कि अभी जो बरसात का मौसम है, बरसात की फसल लेने के पश्चात ये खेत पड़े रहते हैं, ये भूमि पूरी पड़ी रहती है। और इसमें क्या है, पीछे 10 से 20% जो चारा बचता है फसल लेने के पश्चात, वो चारा क्या, जो सूना गोधन है या और भी कोई भी है, भेड़ बकरी से लेके कोई भी है, चाहे वाइल्ड लाइफ भी क्यों नहीं, हमारे इधर नीलगाय है, जो वाइल्ड बोर है, जंगली सूअर है, वो भी है, तो उनके लिए ये बचा हुआ रहता है। लेकिन अब समय के साथ में क्या है कि हमारी लालची प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि हम जो पीछे 10 से 20% जो चारा बचता है, वेस्टेज बचता है, जिसका हम ले नहीं सकते। भाई, वैदिक कृषि के अनुसार भूमि से जो 4 अंगुल ऊपर का है वो भूमि का है, और उसके ऊपर पशुओं का है। तो हम 4 अंगुल तो छोड़ो आप, 2 अंगुल भी छोड़ना नहीं चाहते भूमि के लिए और जानवरों के लिए भी। क्योंकि अब हमारे पास ट्रैक्टर है, हमारे पास बुल पावर नहीं है, बैलों की शक्ति हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास ट्रैक्टर है, हमारे पास नए-नए इक्विपमेंट्स है, तो हम गहरी जुताई करके छोड़ देते हैं। हालाँकि ये अलग बात है कि आज का वैज्ञानिक भी ये मानता है कि गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जितनी गहरी जुताई करेंगे तो भूमि की ऊपरी जो परत है, जो उर्वरा शक्ति है, वो आप कहीं न कहीं आपको उसको पलट रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन लोगों का तर्क ये होता है, उसके पीछे 2 तर्क होते हैं मेनली। काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, तो उसमें काफ़ी तर्क देते हैं कि भई ये जो चारा पीछे बचा है ना, इससे हमारे खेत में खाद होगा। अरे भई, खाद डालने से, जो गो खाद डालने से खाद होगा, चारा से खाद नहीं हो सकता। आप 10 से 20% चारा से कितना खाद कर लेंगे? खाद के रूप में तो आप यूरिया, डीएपी डाल रहे हो, और फिर आप ये सोचते हो कि खाद होगा। और उसका रिज़ल्ट भी मैं आपको बता दूँ, मेरे क्षेत्र में, मेरे गाँव में पहले कभी सुना ही नहीं था कि कैंसर के रोगी है और ख़त्म हो रहे हैं लोग। कैंसर के बारे में लोग जानते ही नहीं थे। लेकिन पिछले आप 5-7 वर्षों में स्थिति बिल्कुल बदल रही है, और बड़ी तेज़ी से बदल रही है। तेज़ी से ये बदल रही है कि यूरिया और डीएपी हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं, और पिछले 3-4 वर्षों से, क्योंकि लोगों की, और स्पेशली क्या है कि ज़्यादातर क्या है कि ये अज्ञानता ही कहूँगा लोगों की, कि
खाद बीज की दुकानों पर जाते हैं, वहां से खाद बीज अपन खरीदते हैं और खाद बीज खरीद के सलाह हम उन लोगों से लेते हैं जो 12वीं पास भी नहीं है। हालांकि वो कोई नहीं मानता हूँ, लेकिन उनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं होता। सिर्फ इतना बोला जाता है कि यार बढ़िया से बढ़िया दवाई दो। मतलब बढ़िया से बढ़िया दवाई यानी जिसके ऊपर रेड डॉट लगा होगा, सबसे खतरनाक होगी, ज्यादा जहर होगा, वो बढ़िया। उससे चारा खत्म होना चाहिए, जीव खत्म होने चाहिए। मतलब कहीं न कहीं हम प्रकृति का चक्कर तोड़ रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि फसलों के लिए जो सूक्ष्म जीव है वो भी कितने इंपॉर्टेंट है। नहीं, हम सबको खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ भूमि पर मेरा अधिकार है, मानव का, और मैं ही इसका मालिक हूँ। तो मैं उनके लिए बता दूं कि सर्वे भूमि गोपाल की नहीं है, किसी की माल की। ये शाश्वत सत्य है। भूमि का मालिक हमेशा भगवान है। हम कितनी कोशिश कर ले, लेकिन हमें एक दिन कुत्ते की मौत मर के जाना है इधर से। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे क्षेत्र में है कि लोग कैंसर से लाखों रुपए खर्च कर दिए लेकिन बच नहीं पाए। क्यों? कि जो ये उपज हो रही है पीछे खेतों में, ये उपज होती है वो हमें ही खानी है। किसी हाँ, आप सोचते हो कि मार्केट में हम बेच के आ जाएंगे, हमें कागज के टुकड़े ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली खानी हमें ही है, वही कंजप्शन हमारा ही होगा। किसी कोई चांद से नहीं आएगा खाने के लिए। तो कैंसर से मर रहे। और प्लस ये जो खरपतवार नाशक के रूप में और ज्यादा मतलब पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। पैसे तो जरूर हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे कि हम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मर भी रहे। और आप उसका कोई इलाज नहीं है। आप इवन मॉडर्न साइंस के पास भी आप आ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप कैंसर और अलग अलग प्रकार की बीमारियां आ रही है, उनका क्या इलाज है, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है उनके पास। तो ये हमें रिजल्ट के रूप में भोगना पड़ रहा है और पड़ेगा भी, क्योंकि ये हमारी लालच की प्रवृत्ति है। और दूसरी बात ये है, एक दूसरा तर्क ये होता है लोगों का कि भाई कि जो नेक्स्ट ईयर हम फसल बोएंगे तो हमारे खेत में जैसे कुछ पेड़ पौधे झाड़ झंखाड़ उगाते हैं, तो हमें अभी तभी निकाल के गहरी जुताई छोड़ देते, तो हमें वो नहीं बच जाता है। तो भाई हमारे पूर्वज भी, जब तवी का आविष्कार भी नहीं हुआ, तो जब बैलों से खेती की जाती थी, तो इतनी 4-4 5-5 अंगुल मतलब आखा तीज में जब उस समय क्या है कि जो अच्छा शुभ मुहूर्त देख के हल चलाया जाता था, तो 3-3 4-4 अंगुल जो हल अंदर घुसते थे वो जुताई करके छोड़ते थे। तो वो क्योंकि उस समय क्या है कि ये ट्रेडिशन था, और उस समय हल्के छींटे भी, बारिश भी होती थी, तो उस समय जुताई करके, ताकि क्या है कि पूरे वर्ष भर कोई भी जानवर हो, चाहे जंगली जानवर भी क्यों नहीं हो, और गाय तो खैर है ही, तो वर्ष भर बार बार वो पशु वहां आता रहे, बार बार वहां पे गोबर करता रहे, पेशाब करता रहे, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती रहे। तो वो कॉन्सेप्ट होता था, और थोड़ी बहुत तो मेहनत हमें भी करनी पड़ती थी। और आज भी क्या है कि आप कितना भी जैसे पेस्टिसाइड छिड़क रहे हो, कितनी भी गहरी जुताई कर रहे हो, तो आप ये सोच रहे हो कि 100% खरपतवार नहीं होगी। नई नई खरपतवार ज्यादा पैदा हो रही है, उल्टे ज्यादा पैसा खर्च करने पड़ रहे हैं आपको। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम हिंदू, जो मेरी कम्युनिटी है, उससे मेरी नाराजगी है। ये हालांकि भेड़ चाल है, मानता हूं कि एक भेड़ अगर कुएं में गिरेगी तो सारे पीछे के पीछे गिर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। मुझे ये लगता है कि हमें इंडिविजुअली पहल करनी चाहिए, अपने हिस्से का कर्म आप जरूर करें। ये जो इस प्रकार के अगर कहीं क्षेत्र है जहाँ पे 12 महीने दूसरी कोई खेती नहीं होती, तो कम से कम हम जो सूना गोदन है, या सूने जो जो भी जानवर है, जंगली जानवर भी चाहे क्यों नहीं हो, उनके लिए कम से कम हम ये 10 से 20% चारा तो छोड़ के, हम इस गौ सेवा ही है, ये तो गौ सेवा कर ही सकते हैं हम। क्योंकि मित्रों, जो मेरे जैसे व्यक्ति और आप जैसे लोगों के पास अगर गोदन है, जो गोदन दूध दे रहा है और जो आप रख रहे हैं, उस गोदन को तो हम पैसे से लाके भी, चारा खरीद कर भी खिला देते हैं, हम पीछे खड़े रहकर भी यहाँ चरा लेते हैं। और लेकिन जो सूना गोदन है, जो हमारे लालच का ही परिणाम है, कहीं न कहीं हम उसको छोड़ रहे हैं। उन विचारों को सिर्फ पेट की अग्नि शांत करने के लिए यहाँ आना पड़ रहा है। और जब यहाँ आके देखते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब खेत में खड़े भी नहीं रह सकते, उनको कौन सा कोई बैंक में जमा करवाना है? जो यहाँ पे खाया वही खा के जाएगा, अपनी पीठ पे वो गट्ठर भी उठा के नहीं लेके जाएगा। लेकिन हमारी लालच इतना बढ़ गया है कि हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे, और ये प्रवृत्ति दिनों दिन हर क्षेत्र में मैंने देखी है। हालांकि अब इन चीजों पे कोई बात नहीं करना चाहता, ये काफी कड़वी बातें हैं, और हम चाहकर भी इग्नोर, लोग पीछे तर्क क्या देते हैं कि हम गौशाला में 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए दान करके हम गौशाला में गौ सेवा की। अरे भाई, 100-200 रुपए, 500 रुपए करके तुम अपने आप को बड़ा गौ सेवक समझते हो?
हालांकि समझना भी नहीं चाहिए, गौ सेवक चाहे कितनी भी बड़ी गौ सेवा करे, लेकिन ये हमारा कहीं न कहीं हमारी रिलीजियस ड्यूटी और मॉरली ड्यूटी बनती है। नैतिक आपका चरित्र इससे परिलक्षित होता है कि आप जानवरों के साथ कितना व्यवहार करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप गौ माता न माने उसको लेकिन एक उपयोगी जानवर मान के भी उसके ऊपर रहम करे, उसके ऊपर दया करे कि हम सब कुछ उसका छीनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सभ्य समाज में, सो कॉल्ड सभ्य समाज के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको गोपालन करना भी नहीं चाहिए, हम लोगों को नहीं करना चाहिए गोपालन। इस धरती से गौ को खत्म होना ही चाहिए इस हिसाब से। मित्रों, ये हो सकता है कि आवेश में आके कुछ बातें मैंने कह दी हो, लेकिन ये मेरा दर्द है। अगर आपके विचार क्या है इसके बारे में, अगर अपने आस-पास ये देखते हैं तो ज़रूर कुछ लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। हालाँकि कुछ अच्छे लोग हैं जो इसको समझते हैं और उनके खेत वो छोड़ के रखते हैं, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता, कोई पेट्रोल नहीं जलता है और कुछ अच्छा लोग कर भी रहे हैं। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ये आज के समय की सच्चाई है और इसी से हमारे समाज का जो चारित्रिक पतन हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है। आप चाहे माने ना माने, लेकिन ज़रूर कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ है। ये समाज का चरित्र परिलक्षित हो रहा है कि हम कितना ढोंग करते हैं, कितना, मुझे लगता है कि कई बार के हमसे बड़ा ढोंगी कोई है ही नहीं। जो गौ-माता को एक तरफ तो गौ-माता कहता है, दूसरी तरफ तिल-तिल के मौत मरने के लिए मजबूर कर रहा है। तो जो नए व्यूअर्स है, भाई लोग चैनल को ज़रूर सपोर्ट करो अगर मेरी बातें अच्छी लगती है। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता, राम राम।